खिलाफ तवक्का मेरे आखिरी अल्फाज का असर SHO पर उल्टा हुआ। उसकी बुझी बुझी सी आंखों में रोशनी आ गई। गालबन वो अहमक ये समझ रहा था कि हवालात में बंद करने के लिए कहकर गोया मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसका सबूत उसका चापलूसाना अंदाज भी था और लहजे की अय्यारी भी। उसने बेज़ाहिर बड़े खलीफाना अंदाज में नीम तबस्सुम के साथ कहा, जनाब, पैसों की वापसी का मामला था तो पहले ही बोल देते। हम तो खादम हैं। मैं अपने बैंक से रुपया निकलवाता हूँ। फिर वो ASI से मुखातब हुआ, तुमसे तो मैं समझूंगा अच्छी तरह। सारी रकम अकेले हजम कर गए, ये भी नहीं सोचते तुम लोग के शरीफ शहरियों से क्या सलूक करना चाहिए। अब उगल दो सारा माल जो हजम किया है। ये कहकर वो खुद अपनी सीट से उठा और ASI को साथ आने का इशारा करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते ही ASI से खुसर फुसर करने लगा। फिर एक सिपाही को ज़ोर से आवाज़ दी। मैं उसकी बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में हंस पड़ा। मेरे लिए क्या हुक्म है? हमजाद ने सरगोशी की। हमजाद, तुम अभी मेरे साथ ही रहो। बहुत बेहतर जनाब, उसने अदब से कहा। वो मेरे इशारों को अच्छी तरह समझता और उन्हीं पर अमल कर रहा था। मेरा हमजाद मेरा मजाज शनास था। उसके लिए मामूली सा इशारा काफ़ी होता कि मैं कब क्या चाहता हूँ। SHO लौट कर आया तो ASI की बजाय उसके पीछे पीछे एक सिपाही था। कमरे में घुसते ही उसने सिपाही से कहा, ये समझ लो अच्छी तरह के बेतौरे मेहमान हवालात में हैं। इन्हें ज़रा भी परेशानी हुई या उनके आराम में कोई कसर रह गई तो तुम जानते हो मुझे। यह सर हुक्म की तकमील होगी। सिपाही मुस्तअदी से खड़ा हो गया और SHO अपनी कुर्सी पर जा बैठा। इन्हें इज्जत के साथ हवालात तक ले जाओ, SHO ने दोबारा उसे हुक्म दिया। मैं उठ खड़ा हुआ। फिर चलते चलते, तुम्हें याद है ना जो कहा है मैंने? बिल्कुल जनाब, उसने असबात में सर हिलाया। 1 घंटे के अंदर अंदर सब काम हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। SHO के कमरे से निकलकर मैंने फिजा में एक तनाव सा महसूस किया। जिस चेहरे पर भी नज़र पड़ी उस पर खिंचाव सा था, मगर ASI मुझे नज़र ना आया। बरामदे से गुजरकर मैं सिपाही के साथ थाने के सहन में आया, फिर हवालात की तरफ बढ़ने लगा। ज़रा होशियार रहना, कुछ गड़बड़ मालूम होती है। मैंने हमजाद से सरगोशी की। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि मेरे साथ साथ चलने वाले सिपाही ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कुछ मुझसे फरमाया जनाब? मेरे साथ चलने वाले सिपाही ने दोबारा मेरी तरफ देखा। नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही कहने पर इक्तफा किया। अब हवालात का दरवाज़ा सामने ही नज़र आ रहा था। सिपाही के साथ 2-3 सीढ़ियाँ चढ़कर बरामदे में पहुंचा और फिर सिपाही ने आगे बढ़कर हवालात का आहनी दरवाज़ा खोल दिया। अभी मैंने हवालात में कदम रखा ही था कि अचानक ना जाने किधर से 7-8 पुलिस वाले लाठियां संभाले तेज़ी से हवालात में घुस आए और फिर उनकी लाठियां बुलंद हुई। मैं उनके नरगे में था, मगर लाठियां मेरे जिस्म की बजाय ज़मीन पर पड़ी और मैं उनसे दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। हमजाद ने अगर एक लम्हे की भी ताख़ीर की होती तो मैं इस वक्त लहू लहान ज़मीन पर पड़ा होता। वो मेरे जिस्म को उठाकर उनके नरगे से निकाल लाया था। लम्हा भर में एक नाकाबिले यकीन वाक़े ने सिपाहियों को चकरा कर रख दिया। वो फिर मेरी तरफ पलटे। हमजाद ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ये कठपुतलियाँ हैं और अपने अफसर के हुक्म की तामील कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए मामूली सज़ा काफ़ी है। मैंने हमजाद से सरगोशी की। उसने असबात में गर्दन हिलाई और मेरे सामने आ गया। दूसरे ही लम्हे हवालात में एक दिलचस्प तमाशा शुरू हो चुका था और मैं ये तमाशा हवालात के दरवाजे के करीब खड़ा हुआ देख रहा था। वो सब अब एक दूसरे से उलझ पड़े थे। ज़रा ही देर में 2 एक के सर फट गए। वो बड़े जोशो खरोश के साथ एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे उन पर दीवानगी तारी हो गई है।
फिर मैंने एक को जख्मी होकर ज़मीन पर गिरते देखा। बस करो, मैंने हमजाद को हुक्म दिया। यूं लगा जैसे उन सब को होश आ गया हो। उनके हाथ रुक गए और फिर अगले लम्हे वो उसी तरह हवालात से निकल कर भागे जैसे मौत उनका पीछा कर रही हो। ज़मीन पर पड़ा हुआ जख्मी भी उठने की कोशिश कर रहा था। उसके सारे चेहरे पर खून फैला हुआ था, जिसके सबब वो बहुत बेहानक मालूम हो रहा था। हवालात के बाहर अब भी वो सिपाही मौजूद था जो मुझे SHO के कमरे से यहाँ तक लाया था। उसके चेहरे पर दहशत के आसार थे। दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला डाल दो, मैंने उसे हुक्म दिया। जी बेहतर जनाब आली। उसने फ़ौरन ही मेरे हुक्म की तामील की और फिर दरवाजे से अलग हट गया। मैं इत्मीनान के साथ फर्श पर बिछे हुए कंबल पर बैठ गया। हमजाद मेरे सामने मुअद्दब खड़ा था। ज़रा मालूम करो कि SHO पर क्या रद्द अमल हुआ है, और हाँ, ये ख्याल रखना कि वो राह फ़रार इख्तियार ना करने पाए और ASI भी भागने ना पाए। मैंने हमजाद को होशियार कर दिया। अभी जो वाक़या पेश आया उसमें यकीनन SHO का हाथ है। वो मुझ पर पुलिस की मखसूस हरबे आजमा रहा था। बाद में कह देता कि मेरी ज़बान खुलवाने के लिए उसने मुझ पर तशद्दुद किया और मैं इसी दौरान अल्लाह को प्यारा हो गया। बहरहाल उसने ये हरकत करके अपने ही लिए गड़ा खोदा है। हमजाद गायब हो गया। उसे काबू में करने के बाद रुपया, पैसा या बड़ी से बड़ी दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैंने SHO और ASI से रकम की वापसी का मुतालबा इसलिए किया था कि वो रकम बहरहाल उन दोनों के लिए हराम थी। मैं वो रकम किसी भी ज़रूरतमंद को बख्श सकता था, मगर इन हराम खोरों के पास नहीं छोड़ सकता था। इसका अमकान था कि उन्होंने रकम का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया हो, मगर मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मुझे पूरी रकम मतलूब थी, चाहे वो किसी भी तरह इसका बंदोबस्त करें। मैं उन्हें 1 घंटे की मोहलत दे चुका था और मेरे नज़दीक ये काफ़ी थी। अब ये उन पर मुनहसर था कि वो इस 1 घंटे की मोहलत को मेरे खिलाफ साजिशें करने में गुजारें या रकम का बंदोबस्त करने में। फिर मुझे ख्याल आया कि हमजाद कहाँ होगा, और इसी ख्याल के साथ मुझे अपने तसव्वुर की कुव्वत याद आई। मेरे जहन में एक सवाल उभरा कि क्या ये कुव्वत भी बहाल हो चुकी है। तसव्वुर कुव्वत भी मामूली नहीं थी। उससे मैंने बहुत से काम लिए थे। मैं आंखें बंद करके जिस शख्स या जगह का भी तसव्वुर करता वो मुझे नज़र आने लगती। ना सिर्फ ये, बल्कि वहाँ से होने वाली गुफ्तगी भी मुझे साफ सुनाई देती और सारा मंजर वाज़े हो जाता, यूं जैसे मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ। फिर जब चंद लम्हे बाद उस SHO की शक्ल वाज़े तौर पर मुझे नज़र आने लगी तो मैंने अपने तसव्वुर के दायरे को मज़ीद फैला दिया। अब मैं वाज़े तौर पर सब कुछ देख और सुन रहा था। मुझे अपना हमजाद भी वहीं नज़र आ गया। इस हालत में अपने हमजाद से भी गुफ्तगू कर सकता था जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। वो कमरा मेरे लिए नया नहीं था जहाँ इस वक्त SHO एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये SP का कमरा था जो इस वक्त अपनी कुर्सी पर मौजूद था। मेरा हमजाद SP के करीब ही खड़ा था। नहीं, तुम झूठ बोलता है, ASP कह रहा था। सर, आप यकीन करें, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे आज ही किसी फ़्लाइट से ढाका पहुंचना है। SP को ये दिलीन दिलाने की खातिर SHO पर ज़ोर लहजे में बोला। तुमको इल्हाम हुआ है कि तुम्हारी बहन का तबीयत ख़राब है? आज सुबह टेलीग्राम मिला है सर। फिर टेलीग्राम बताओ किधर है? मैंने महसूस कर लिया कि मेरा हमजाद SP पर मुसल्लत है और वही SP के दिमाग में ये बातें डाल रहा है। उसके साथ मुझे ये भी मालूम हो गया कि SHO चालगाम से फ़रार होने का मंसूबा बना चुका है और इसीलिए ASP के पास नज़र आ रहा है ताकि छुट्टी लेकर गायब हो जाए और मैं तलमलाता रह जाऊं। SP ने टेलीग्राम दिखाने के लिए कहा तो SHO लम्हा भर को सटपटा गया, मगर फिर फौरन संभल कर बोला, सर, टेलीग्राम घर के पते पर आया था। अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे तो मैं टेलीग्राम साथ लेकर आता।
टेलीग्राम तो तुमको बताना पड़ेगा, किसी कांस्टेबल को इधर भेज कर मंगवा लो। एसपी ने उसे घूर कर कहा। ठीक है सर, एसएचओ मुर्दा सी आवाज़ में बोला। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो मुझे ऐसी छुट्टी नहीं चाहिए। वो अपना झूठ छुपाने के लिए अदाकारी करने लगा और फिर एकदम कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। बैठो भी, एएसपी के लहजे में सख्ती थी। एसएचओ ने अपने अफसर के तेवर देखकर फौरन गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और आजिज़ी के साथ यस सर कहता हुआ दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। अभी बूम का धमाका हुआ, तुमने क्या किया? तुम म्यूजियम को गिरफ्तार किया? आईजी हबीब को फोन पर बोला। तफ्तीश जारी है सर, ये कोई बहुत बड़ा तखरीबकार मालूम होता है, वो इतनी जल्दी हाथ नहीं आएंगे सर, फिर हमारे पास नफरी भी कम है, तुम और का बात करके गोल मोल नहीं कर सकता। मैंने नाकाबंदी कर दी है सर, वो बचकर नहीं निकल सकते। मुखबर ने इतला दी है कि उनका अड्डा चानगाम हिल्स में है, वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। उलझी हुई डोर का सिरा मिल गया। सर बस अब छापा मारने की देर है, मुझे इतला का इंतज़ार है, वो अपने अड्डे पर मौजूद हैं। सर वो बहुत पक्का है, उसने अब तक ज़ुबान नहीं खोली। एसपी ने मैनी खेज अंदाज में सर हिलाया और कहा, को लगता है तुमने उसको बेकसूर बंद किया है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ हमारे पास कई सबूत मौजूद हैं। महल्ले वालों ने उसके बारे में जो दरख्वास्त भेजी थी, उसकी तफ्तीश के नतीजे में वहाँ से लड़कियाँ बरामद हुई हैं, उन पर तशद्दुद किया गया था, उन्हें हब्से बेजा में रखा गया था सर। और तुमने बयान लिया उनका? यस सर, उन सब के बयान मौजूद हैं। केस की फाइल मंगवाओ, मैं खुद अभी लेकर आता हूँ। सर उसे मैंने अपनी कस्टडी में रखा है और खुद ज़ाती तौर पर उसकी तफ्तीश कर रहा हूँ। एसएचओ ने नंबर बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी कहा। फिर वो वापस का इशारा पाकर मेरे केस की फाइल लेने चला गया। मैंने उसी वक्त हमजाद को वहाँ से गायब होते देखा। मैं समझ गया कि वो क्या करना चाहता है। मेरे इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने अपने तसव्वुर का सिलसिला मुंतक़े किया और आंखें खोल दी। मेरा हमजाद एसएचओ को मुनासिब सज़ा दे रहा था। दूसरी जानब इस तरह कोई सबूत ना होने की सूरत में पुलिस के पास कोई जवाज़ ना रहता कि मुझे ज़ेरे हिरासत रखा जा सकता। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा हमजाद वापस आया। उसने मुझे आते ही कि बताया कि मैंने वो तमाम सबूत तलफ कर दिए हैं जो आपके ख़िलाफ़ पुलिस के पास मौजूद थे। मैं भी यही समझ रहा था कि तुम ऐसा करोगे। फिर कुछ सोचते हुए कहा, मगर शायद एक जगह तक तुम्हारी रसाई नहीं हुई। आप गालबन उस दरख्वास्त के बारे में कह रहे हैं जिसकी एक नकल आईजी को भी आपके महल्ले वालों ने भेजी थी। हमजाद मेरी बात की तह तक पहुंचते हुए फ़ौरन ही बोला, तुम बिल्कुल ठीक पहुंचे। मैंने उसे सताइशी नज़रों से देखा। वो मुस्कराया, फिर कहने लगा, जब आईजी के दफ्तर में उस दरख्वास्त की नकल को तलाश किया जाएगा तो वो भी वहाँ भी नहीं मिलेगी। हर काम पूरा करता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। जिंदाबाद, मैंने खुश होकर कहा, इसीलिए मैं तुम पर फ़ख्र करता हूँ। फिर मुझे अपनी उन मुलाजमाओं का ख्याल आ गया जिन्होंने मैं पारा के शहर में आकर मेरे खिलाफ पुलिस के सामने बयानात दिए थे, मगर अब मैं पारा का शहर टूट चुका था। अगर पुलिस वाले दोबारा उनसे राब्ता कायम करेंगे तो वह मेरे खिलाफ बयान हासिल ना कर सकेंगे। उन पर मैंने नहीं, शब्बू ने तशद्दुद किया था। गोया असल मुजरम मैं नहीं, शब्बू था। पुलिस उसे तलाश करती। उसके नुक्ते पर सोचते हुए मुझे मजलूम सरिता याद आ गई जो शब्बू के कब्ज़े में थी। शब्बू और सरिता दोनों ही गायब हो गए थे। मुझे उन्हें भी तलाश करना था, लेकिन मैं अभी सबसे पहले पुलिस के चक्कर से निकलना चाहता था। उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता था। अपने साबिक शरीके का नसीरुद्दीन को भी मैं भूला नहीं था, जिस बेईमान ने मेरी शराफत और मजबूरी से फ़ायदा उठाकर सारे कारोबार पर कब्ज़ा कर लिया था। यही नहीं बल्कि उसने मुझे अपना मकरूस ज़ाहिर करके मुझ पर दावा भी दायर कर दिया था। पुलिस से निपटने के बाद मैं इस जालसाज को सबक देना चाहता था। रहा दूसरा केस जिसका ताल्लुक चांदगाम की बल्दिया से था,
تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے وکیل نے عدالت میں کوٹھی کی ری اسائنمنٹ کی جو درخواست دی تھی اس کا مقصد محض وقت گزاری تھا تاکہ میں اپنے عمل کی مدت پوری کر لوں۔ اگر بلدیہ مجھے ہرجانہ ادا کر کے وہاں سے سڑک نکالنا چاہتی تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یوں بھی اب کوٹھی کھنڈر بن چکی تھی۔ ہاں، مجھے وہاں سے اپنے اہم اور نایاب کتابیں ضرور نکالنا تھی۔ اس کے سوا نہ مجھے جگہ کی قیمت سے دلچسپی تھی اور نہ کسی بات سے۔ تسخیر حمزاد کے بعد اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کوئی خاص بات ہے جس پر غور کر رہے ہیں؟ حمزاد نے پوچھا۔ ہاں، یہ کہہ کر میں نے اسے مختصر حالات سے آگاہ کر دیا کہ 40 دن کے دوران میں مجھ پر کیا کیا ستم ٹوٹے ہیں۔ اس نے میرے ہمت و حوصلے کی داد دی اور پھر وہی مشورہ دیا جس کے بارے میں پہلے ہی میں فیصلہ کر چکا تھا، یعنی کہ دشمنوں سے ایک ایک کر کے نمٹا جائے۔ فی الحال پولیس کا معاملہ اس کے نزدیک بھی اولیت کا حامل تھا۔ آخر میں اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ آج سے یہ معاملہ نمٹ جائے گا۔ میں اے ایس پی کے ذہن میں مزید شکوک و شبہات پیدا کر دوں گا اور پھر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ کے کیس کی فائل غائب ہو جانے کے بعد یوں بھی ایس ایچ او کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس وقت ایس پی اس پر برس رہا ہوگا۔ حمزاد غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ ایس ایچ او کا بچنا اب محال ہی تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ پولیس کی تحویل سے کسی کیس کے تمام ثبوت اور شواہد غائب ہو جاتے۔ اس کا ذمہ دار بہرحال ایس ایچ او تھا۔ اجازت ہو تو میں جاؤں تاکہ اس راشی ایس ایچ او کا معاملہ نمٹ ہی جائے۔ حمزاد نے مجھے خاموش دے کر بولا۔ ہاں جاؤ۔ میں نے اسے اجازت دے دی، پھر فوراً ہی کہا، ٹھہرو، اس اے ایس آئی کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر کیا ہے؟ حمزاد نے بتایا، رشوت کی ساری رقم اور اپنی پوری تنخواہ وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں لے جا کر دے دیتا ہے۔ وہ انہی لوگوں میں ہے جن پر ان کی بیویاں حکومت کرتی ہیں، تو گویا اس کی بیوی کو بھی معلوم ہوگا کہ اس کا شوہر الراشی و ملراشی ہے۔ یقیناً اس وقت وہ اپنی بیوی کے سامنے گھگھیا رہا ہوگا کہ مطلوبہ رقم واپس کر دے۔ وہ آپ سے بے حد خوف زدہ ہو گیا اور رقم لینے ہی گھر گیا ہے۔ چلو، ایک کے تو کس بال نکلے۔ میں طویل سانس لے کر بولا، اب تم دوسرے کو سنبھالو جا کر۔ یہ کہتے ہوئے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، طمانینت کی مسکراہٹ۔ اب ظہر کا وقت قریب تھا، اس لیے میں نے وضو کیا۔ اسی دوران میں اذان ہو گئی۔ پولیس والے کے خلاف یہ سب کچھ کر کے میرے ضمیر پر بوجھ نہیں تھا۔ میں نے ایس ایچ او اور اے پولیس کے خلاف یہ سب کچھ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ کم از کم ایس ایچ او کی نیت صاف نہیں تھی۔ اس نے میری دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انتقامی کارروائی شروع کر دی، جس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کیونکہ میں نے نہ کوئی گناہ کیا تھا، نہ خلاف قانون کوئی کام۔ مجھے میں پارا نے خواہ مخواہ اپنی مطلب براری کے لیے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا تھا، اور ایس ایچ او نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے نہ صرف میری کوٹھی اور رقم ہڑپ لی تھی، بلکہ میری عزت نفس کو بھی شدید مجروح کیا تھا۔ وہ لالچی، خود غرض اور راشی شخص اب میرے نزدیک کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ میں نے اسی لیے حمزاد کو اجازت دے دی کہ اگر ایس ایچ او میری دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا کر معاملے کو راستی کے ساتھ ختم کر دیتا تو شاید میں اسے معاف کر دیتا، مگر اس نے طاقت و اقتدار کے نشے میں میری زندگی سے کھیلنا چاہا۔ وہ یقیناً مجرمانہ ذہنیت کا مالک تھا، اور ایسے لوگوں کو معاف کر دینا، سزا نہ دینا گناہ ہے۔ یہ لوگ اس سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو موقع ملتے ہی ڈس لیتے ہیں۔ وہ اس کا اہل نہیں تھا کہ اسے قانون کا محافظ کہا جا سکے۔ میں اس کے پنجے سے نکل جاتا تو وہ کسی اور بے گناہ کی گردن پر اپنی گرفت میں لے لیتا۔ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد میں دعا مانگ کر فارغ ہوا تھا کہ حوالات کا دروازہ کھلا۔ آنے والا اے ایس آئی تھا۔ وہ آتے ہی میرے پیروں پر گر گیا۔
मैंने उसे शानों से पकड़कर उठाया और सख्त लहजे में बोला, सीधे बैठो, तुम्हारा ईमान मुझे बहुत कमज़ोर मालूम होता है। खुदा के सिवा बंदे को किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। मैं दरअसल देर से आने की माफ़ी मांगने का ये तरीका नहीं है। मैं उसकी बात काट कर बेदस्तूर सख्त बना रहा। माफ़ी मुझसे नहीं, खुदा से मांगो, गड़गड़ाओ उसके सामने और तौबा करो अपने गुनाहों से। आप ठीक कहते हैं, वो गुलूगीर सी आवाज़ में बोला। फिर अपनी फूली हुई पैंट की जेब से 100 रुपए के नोटों की एक गुड्डी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, ये 3,500 हैं, खुदा के लिए इनको कबूल कर लीजिए। बाकी रकम मेरी बीवी से खर्च हो गई है और ये भी उसने बड़ी मिन्नत समाजत के बाद दिए हैं। मुझे इसीलिए देर हो गई थी। जन मुरीद बेगैरत, मुझे उस पर गुस्सा आ गया। झूठ बोला होगा उस औरत ने तुमसे। जब पूरी तनख्वाह और हराम की सारी कमाई उसके हाथ में ले जाकर देते हो तो फिर कहाँ जाती है वो सारी रकम? चुप क्यों हो, जवाब दो। वो हैरत और खौफ से मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने जब आखिरी अल्फाज अदा किए तो वो हकलाने लगा। उसे मेरी बीवी को जेवरात का बहुत शौक है और तुमने उसे बेलगाम छोड़ दिया है। कसूरवार वो भी है, मगर उससे ज्यादा तुम कसूरवार हो। तुमने उसे हराम की कमाई का चस्का लगाया है, अपनी चादर से बाहर पांव फैलाने की कोशिश की है। तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि उसमें गुजर नहीं होती सरकार। मेरे 5 बच्चे हैं और बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी अलग है। वो रूहानी आवाज में अपनी सफाई पेश करने लगा। ये वही एएसआई था जिसने मुझे बगैर किसी जुर्म के एक मर्तबा बंद कर देने की धमकी दी थी और जबरदस्ती रिश्वत वसूल की थी। तुम आने वाली नस्लों को भी जुर्म की राह पर डाल रहे हो। सोचो, जिस औलाद को तुम हराम की कमाई खिलाकर परवरिश कर रहे हो वो बड़ी होकर क्या बनेगी। हराम खाने का ये जवाज नहीं कि कम तनख्वाह मिलती है। रिज़्क़े हलाल का एक लुकमा, एक सूखी रोटी हराम खोरी से कहीं बेहतर है। तुमने अपनी औकात क्यों भुला दी? क्या हो गया है? अपनी हदूद में क्यों नहीं रहे? ज्यादा की हवस क्यों की? क्या तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हो? क्या तुम उसके उम्मती कहलाने का हक रखते हो जो अपने पेट से पत्थर बांध कर सो जाता था? हवस ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम भूल बैठे हो कि तुम कौन हो। चंद रोजा दुनिया की खातिर तुमने अपनी आकबत खराब कर ली। क्या जवाब दोगे अपने खुदा को? यही कि तुम्हारी तनख्वाह कम थी और जिम्मेदारियां बहुत थी। यही कि तुम्हारी बीवी को जेवरात का शौक था। तुम्हें जहन्नम की आग से खौफ नहीं आता। तुम गुनाह की दलदल में डूब रहे हो और अपने साथ अपने लवाहिकीन को भी जहन्नम की तरफ धकेल रहे हो। ये उनसे तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे, बुरा कर रहे हो। मैं उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देख रहा था। बर्फ पिघल रही थी और यही मेरा मकसद भी था। यकीनन उसके अंदर सोया हुआ इंसान जाग उठा था और शैतान को शिकस्त हो चुकी थी। मैं खामोशी से उसे रोता हुआ देखता रहा यहाँ तक कि उसकी हचकियां बंद गईं। हवालात का दरवाज़ा अभी तक नीम हुआ था, मगर सिपाही वहां नजर नहीं आ रहा था। या तो एएसआई ने उसे वक्ती तौर पर दरवाजे के सामने खड़े होने से मना कर दिया था या फिर खुद ही वहां से वो हट गया था। अगर दरवाज़ा खोलकर वो खुद वहां से हटा था तो उसकी यही वजह हो सकती है कि मुझसे बेहद मरऊब हो चुका है। मैंने दरअसल उस तरफ इसीलिए निगाह की थी कि कहीं एएसआई की हिचकियां सुनकर वो सिपाही या कोई और उधर मतवज्जा ना हो गया हो। इधर से मुतमिन होकर मैंने एएसआई का शाना थपका और पहली बार उसे नरमी से मुखातब किया। मुझे रुपयों की ज़रूरत नहीं, मैंने महज तुम्हारे बातन को बेदार करने के लिए मुतालबा किया था। चुप हो जाओ और जैसा मैंने कहा है कि खुदा के हजूर आंसू बहाओ, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दोगे। इन रुपयों का इख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ, जिस तरह चाहो खर्च करो। इन्हें एक दोस्त की तरफ से नजराना समझकर कबूल कर लो। मैं अपनी मर्जी से बतौर अमदाद तुम्हें ये रकम दे रहा हूँ। ये अब तुम पर हलाल है, मगर इसके अलावा तुम्हारे पास जो कुछ तुम्हारी मेहनत की
कमाई से हट कर है, उसे राह खुदा में खैरात कर दो। मुमकिन है तुम्हारी इस नेकी का अजर तुम्हें मिल जाए और मुमकिन है ना मिले, क्योंकि खुदा की राह में दिया जाने वाला माल भी हलाल होना चाहिए। तुम अजर की तवक्का ना रखना। हाँ, खुदा को तुम्हारा ये अमल पसंद आया तो यकीनन तुम्हें इसका भी अजर देगा। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, बस तौबा शर्त है। मेरे बदले हुए रवैये ने उसे अच्छा खासा मुतासर किया। कुछ देर बाद उसकी हालत संभल गई। नदामत के आंसुओं ने उसके चेहरे से जैसे गुनाहों की स्याही को धो दिया था। वो अब हकीकतन मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। आपने मुझे बराह रास्त दिखाकर यकीनन मुझ पर एहसान किया है, वो जज्बात से मगलूब आवाज़ में बोला। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं, हर मुसलमान का फ़र्ज है कि वो अपने दीनी भाई को नेकी का रास्ता दिखाए। ये रुपए उठाकर वापस जेब में रख लो और जाओ। उसने रुपए लेने से इनकार कर दिया, मगर मेरा इसरार बढ़ा तो वह राज़ी हो गया। उसके चेहरे से अब भी खजालत का अजहार हो रहा था। एएसआई हवालात से निकलकर जा रहा था कि मैंने हमजाद को अंदर आते देखा, मगर उसने हवालात का दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद ही लब कुशाई की। उसकी इतला के मुताबिक कुछ देर बाद ही मुझे रिहा किया जाने वाला था। ये कैसे हो गया और तुम्हें वापसी में इतनी देर क्यों हो गई? मैंने एक ही सांस में उससे 2 सवाल कर दिए। हमजाद मुझे तफसीलात से आगाह करने लगा। हुआ ये कि जब केस की फाइल गुम हो गई तो एसपी ने एसएचओ से तहरीरी जवाब तलब किया। उसके साथ जुबानी भी उसने बहुत लताड़ पिलाई। एसएचओ ने उसकी खुशामद और दरामद करके ये इजाज़त ले ली कि मेरे जो मुलाजमाएं अभी तक हस्पताल में ज़ैर इलाज थीं उनके बयानात दोबारा ले सके। फिर वो सीधा हस्पताल की तरफ दौड़ा। मेरी मुलाजमाओं ने उन्हें उस मरतबा वही बयानात दिए जिनकी मुझे तवक्का थी। अब वो मैं पारा के शहर से आज़ाद थी, इसलिए उन्होंने सच्ची बात कह दी कि सारा इल्ज़ाम उन्होंने शब्बू पर लगाया, जिसने ज़बरदस्ती मेरी कोठी पर कब्ज़ा कर लिया था। एसएचओ ने उन्हें लाख धमकियां दी और डराया कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दें, मगर ऐसा मुमकिन ना हुआ क्योंकि हमजाद वहाँ मौजूद था। इस तरफ से भी मायूस होकर एसएचओ ने मेरे महल्ले वालों से राब्ता कायम किया, लेकिन कोई भी मेरे खिलाफ दोबारा बयान देने पर राज़ी ना हुआ। उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया कि हमने शेख करामत के खिलाफ पुलिस को कोई दरख्वास्त दी थी। इस तरह वो दरख्वास्त भी मुश्तबे करार पाई, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की थी। नतीजा एसएचओ मायूस होकर थाने लौट आया। उसकी इन हरकत का मकसद ये था कि अब भी वो अपने दिफा में मुझे फंसवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमजाद की कारगुजारी के सबब वो वाक़या भी एसपी के इल्म में आ गया, जो मुझे हवालात में पेश आया। उसने अपने तमाम सिपाहियों को तलब किया जिन्होंने एसएचओ के हुक्म पर मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। उन्होंने एसपी को वाज़े अल्फाज में बता दिया कि उनके एसएचओ ने उन्हें क्या हुक्म दिया था। एसपी के नज़दीक ये मामला संगीन नोयत इख्तियार कर गया। उसने फ़ोन पर आईजी से अहकाम लिए और फिर एसएचओ पुलिस केस कायम करके उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने दीदा दानिस्ता अपने इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर एक ज़ैर हिरासत शख्स को कत्ल कराने का हुक्म दिया। ये कत्ल उम्दा का केस था। फिलवक़्त इन तमाम सिपाहियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने अपने अफसर के हुक्म पर कानून को हाथ में ले लिया। उसी के साथ एएसपी ने मेरी रिहाई के हुक्म जारी कर दिए। उसके ख्याल में ये सारी साजिश खुद एसएचओ के जहन की पैदावार थी, जिसने एक फर्जी दरख्वास्त एसपी को भेजी और उसकी एक नकल आईजी को रवाना की। फिर मेरी मुलाजमाओं को डरा धमका कर मेरे खिलाफ बयानात लिए और मुझे हवालात में बंद कर दिया। उसके बाद जब उसे अफशाए राज का अंदेशा हुआ तो उसने केस की फाइल गायब कर दी और उसी के साथ मुझे कत्ल कराना चाहा। पुलिस हेड ऑफिस से फौरी तौर पर एक दूसरे एसएचओ को थाने का चार्ज लेने के लिए रवाना कर दिया गया, जो कुछ देर बाद पहुंचने वाला था। उसके चार्ज लेते ही मुझे रिहा कर दिया जाता। हमजाद से सारी रुदात सुनने के बाद
मैंने एक और बात की वजाहत चाही। एसपी के नज़दीक एसएचओ ने मेरे खिलाफ ये कदम क्यों उठाया? इस सिलसिले में भी उसने अपनी राय का इजहार किया होगा। जी हाँ, हमजाद ने जवाब दिया। उसने फ़ोन पर आईजी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सारा खेल मुझसे कोई बड़ी रकम ऐंठने के लिए खेला गया। ज़ाहिर है कि नया एसएचओ मेरा बयान भी लेगा। तुम्हारे ख्याल में मेरा क्या बयान होना चाहिए? मैंने कुछ सोचते हुए सवाल किया। वही जो एसपी का ख्याल है, हमजाद ने मुझे मशवरा दिया। मगर ये हकीकत तो नहीं है, ये तो सरासर झूठ होगा, मैंने एतराज़ किया। लेकिन उसने आपसे रिश्वत तो बहरहाल ली थी ना? हाँ, मगर तरदीब देने वाला भी तो मैं ही था। हमजाद मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद बोला, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपका अंदाज़े फ़िक्र यकसर बदल गया है। पहले तो आप इस तरह नहीं सोचते थे। हाँ, तुम ठीक समझे। मैं अब गुनाहों से तौबा कर चुका हूँ। यकीनन एसएचओ ने अपने इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, रिश्वत भी ली है और मुझे कत्ल भी करवाना चाहा है। लेकिन ये बात कतई गलत है कि उसने मेरे खिलाफ ये सारी साजिश की थी। उसे सिर्फ उसी जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए जो उससे हकीकतन सरजद हुआ है। मैंने साफ साफ अल्फाज में कह दिया। फिर जो आपके नज़दीक सच है उसी का इजहार कीजिएगा। हमजाद का जवाब सुनकर अपने जहन में वाक़यात की तरतीब देने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि नए एसएचओ के सामने मेरी तलबी हो गई। एक सब इंस्पेक्टर भी मेरा बयान लिखने के लिए तैयार बैठा था। नए एसएचओ के चेहरे से कदरे खौफ और सरासीमगी का इजहार हो रहा था। गालिबन मातहत अमले ने उसे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। इसके अलावा उसे शायद एसपी का माइमा नज़र भी मालूम हो गया था, जिसके नज़दीक मैं बेकसूर था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आइए तशरीफ़ लाइए जनाब। उसकी तकलीद सब इंस्पेक्टर ने भी की थी। उसने मेरी तरफ मसाफे के लिए भी हाथ बढ़ाया। मैंने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया तो वो बोला, मुझे सराजुद्दीन कहते हैं और आप यकीनन शेख करामत हैं। उसने गर्म जोशी से मेरा हाथ दबाया। तशरीफ़ रखिए। उसने मेज़ के सामने पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा किया और फिर जब तक मैं कुर्सी पर बैठ ना गया वो खड़ा ही रहा। अमूमन पुलिस वाले इतने बाअखलाक नहीं होते, मगर इस वक्त सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी। मैं उसके खिलाफ अखलाक व तहजीब और शाइस्तगी का सबब अच्छी तरह समझ रहा था। नए एसएचओ और सराजुद्दीन ने मेरे बयान कलम बंद कराने से पहले मुझे बता दिया कि बयान लेने के बाद आपको बाइज्जत तौर पर जाने की इजाज़त है। मैंने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। फिर मेरा बयान कलम बंद किया जाने लगा, जो हकाइक पर मबनी था। अब से 40 दिन कबल मैंने एक वजीफ़ा शुरू किया जिसके लिए मुकर्रा वक़्त और जगह की कैद थी, वरना वजीफ़ा उल्टा हो जाता और मैं अपनी जान से हाथ धो बैठता। कोई भी वजीफ़ा बेआसानी पूरा नहीं होता। उसके दौरान में अमल बड़े पुरस्कार और नाकाबिले यकीन हालात से गुजरता है। लेकिन अगर आपकी लगन सच्ची हो, अमल में खुद एतमादी का फुकदान हो, तो खुदा उसे कामयाबी अता कर देता है। ये सब कुछ उसी ज़ात अता करने वाली का हक मामला है। इंसान में जितनी भी ज़ाहरी और बातनी कुव्वतें हैं, उसी ज़ात वाहिदनियत का अतिया हैं। बेशक एसएचओ सराजुद्दीन दरमियान में बोल उठा, जो मुझे गिरां गुजरा, इसीलिए भी कि उसका लहजा अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था। अगर आप दरमियान में ना बोलें तो ममनून होऊंगा। मैंने शाइस्तगी के साथ उसे टोक दिया। जी बजा फरमाया आपने। वो फौरन ही गर्दन हिलाकर बोला, अब ये गुस्ताखी नहीं होगी। कुछ देर तवक्कुफ के बाद मैंने फिर अपना बयान शुरू किया, तो गोया मैं ये अर्ज कर रहा था कि खुदा की ज़ात हर कुव्वत का सरचश्मा है। उसके साथ साथ उसने अपने बंदों की आजमाइश के लिए उन्हें कुछ महदूद इख्तियारात से भी नवाजा है। कुछ ऐसे जो इन इख्तियारात ही को सब कुछ समझकर इख्तियारात अता करने वाली ज़ात को भूल जाते हैं। उसी अंदाज़े फ़िक्र और गफलत से सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। मेरे साथ ये हुआ कि अमल के दौरान मुझे कुछ पुरस्कार वाक़यात पेश आए, जिन्हें मैं अपनी आजमाइश का नाम देता हूँ। पहली ही शब मेरे चंद मुलाजमीन की हमाकत से मामला पुलिस तक पहुँच गया। पुलिस के पास मेरे खिलाफ
कोई सबूत नहीं था, मगर उसके बावजूद साबिक SHO मलिक फिरोजदीन ने मुझे थाने बुलाकर डराया धमकाया और 5,000 रकम ऐंठ ली। मैं इस दौरान में ज़ैर इलाज था और अपने अमल के सबब घर ही पर रहना ज़रूरी था। इसके लिए मैंने अपनी कोठी में एक डॉक्टर और 2 नर्सों को रखा हुआ था। उन्हीं में से एक नर्स नादरा एक शब मेरे खिलाफ दस्तो दराजी की रिपोर्ट करने थाने पहुंच गई। इस मर्तबा भी मुझे अपने अमल की शराइत पूरी करने की खातिर मजबूरन पुलिस के मुतालबे को पूरा करना पड़ा। दूसरे दिन सुबह नर्स नादरा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह मेरी सफाई पेश करने थाने पहुंच गई कि मुजरम वो है, मैं नहीं। लेकिन लुत्फ की बात यह है कि FIR ही नहीं लिखी गई थी, मगर SHO मलिक फ़िरोज़ ने समझौते की आड़ में इस गरीब नादरा से भी 500 रुपये रिश्वत ली और मुझे मोटी असामी समझकर उसने अच्छी तरह रगड़ा। मुख्तसरन ये कि उसने मुझसे 15,000 रुपये ऐंठ लिए। इसी दौरान मैं पुरस्रार कुव्वतों का मालिक एक शख्स शबू ज़बरदस्ती मेरी कोठी पर काबज़ हो गया। कोठी का सिर्फ अकबी हिस्सा मेरे कब्जे में रह गया। शोबू ज़हनी मरीज़ और अज़ियत पसंद था। मैं अपनी मुलाजमाओं पर जुल्म व तशद्दुद होने की आवाज़ें सुनता था, मगर इस वक्त बेबस था। मैं खून के घूंट पी कर रह जाता। अब मेरा अमल पूरा होने में सिर्फ चंद दिन रह गए थे। 40 दिन पूरे होने में सिर्फ 3 रातें बाकी थीं कि एक दिन साबिक SHO फिर आदम का। उसने मुझसे कहा कि महल्ले वालों ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी है। वो दरख्वास्त खुद मैंने भी पढ़ी थी, जो SP के नाम पर थी, और इसकी एक नकल IG साहब को भी भेजी गई। वो दरख्वास्त जाली थी या नहीं, इस सिलसिले में मेरी राय महफूज है। बहरहाल SHO मलिक फिरोजदीन ने मेरी कोठी से मेरी ही मुलाजमों को बरामद करा लिया, जिस पर दरअसल शबू ने तशद्दुद किया था, मैंने नहीं। खुद शबू मेरी एक मुलाजमा सरीता को लेकर फरार हो गया। बहरहाल SHO ने मेरे बयान पर यकीन नहीं किया कि मैं बेगुनाह हूँ। उसका सबब मेरी मुलाजमाओं के बयानात भी थे जो इस वक्त सहरज़दा थीं। उन्होंने अपने बयानात में मुझी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। अब गोया मैं पूरी तरह फंस चुका था। मेरी मुश्किल ये था कि मुझे हर हाल में मुकर्रा वक़्त और मुकर्रा जगह पर अपना वजीफ़ा जारी रखना था, वरना मुझे ज़िंदा ना बचता। मेरी इसी मजबूरी से SHO ने फिर फ़ायदा उठाया। मुझे एतराफ़ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए SHO मलिक फ़िरोज़दीन को रिश्वत की तरगीब दी। फिर मैंने वो सब कुछ बयान कर दिया जो SHO और मेरे दरमियान तय हुआ था, यानी ये कि SHO रात के वक्त मुझे अमल करने के लिए जाने देगा और सुबह होते होते मैं फिर थाने लौट आऊँगा। उसी दिन SHO ने मेरी कोठी किसी शख्स ज़फ़र हमीद के नाम करा ली, जो गालबन उसका कोई करीबी अजीज़ होगा। मैंने कागजात पर दस्तखत कर दिए। मेरी कोठी के तमाम कागजात अभी तक SHO मलिक फ़िरोज़दीन के पास हैं। मेरी कोठी उसने बतौर रिश्वत हथिया ली, सिर्फ ये रियायत देने पर कि रात के वक्त मैं वजीफ़ा पढ़ने अपनी कोठी जा सकता हूँ। मैंने ज़ुबानी मुआहदे की पाबंदी की और वक्त मुकर्रा पर थाने पहुँचता रहा ताकि उस पर कोई हर्फ ना आए। गुज़श्ता शब आखिरी रात थी। मेरा वजीफ़ा पूरा हो गया और इसी तरह मेरी ज़िंदगी बच गई। अब मैं मजबूर नहीं था। SHO मलिक फ़िरोज़दीन ने अपने इख्तियारात और मेरी मजबूरी से बहरहाल फ़ायदा उठाया था। मैंने इसीलिए आज सुबह उसे रिश्वत की वापसी का मुतालबा किया था। उसने बेज़ाहिर हामी भर ली, मगर दूसरी तरफ उसने तफ्तीश और मेरी ज़बान खलवाने की आड़ में मुझे कत्ल कराना चाहा। फिर मैंने अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की तफसील बयान की और कहा, मगर खुदा जिसे बचाना चाहता है हर हाल में बचा लेता है। ज़िंदगी और मौत किसी के इख्तियार में नहीं। फिर खुदा ने ही मेरी मदद की और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हकीकत खुलकर सामने आ गई। मैं इस पर खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मैंने दानिस्ता अपने बयान में ASI को भी रिश्वत देने का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो अब तौबा कर चुका था। नया SHO मेरे बयान सुनकर और उसे कलम बंद करवाने के बाद कुछ देर सोचता रहा, फिर मुख्तात लहजे में बोला, आपके बयान ने बड़ी हद तक केस की सूरत हाल को बदल दिया है। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly